जब मैंने सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर ली थी, तब मेरी फेक एमनीशिया वाली गर्लफ्रेंड मुझे कोल्ड फेस के साथ वार्निंग दे रही थी। प्लीज अपना सारा सामान पैक कर लो और जल्द से जल्द हमारे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही यहाँ शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें यहाँ देखकर वो जेलस फील करेगा। मैंने बिना सिर उठाए बस शांति से कहा ठीक है। उसे मुझ पर जरा भी डाउट नहीं हुआ और वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, और हाँ, प्लीज आगे से मेरे बॉयफ्रेंड होने का झूठा दावा मत करना। मेरे बॉयफ्रेंड लू सिनियन को यह जानकर बहुत दुख होगा। मैं एक पल के लिए रुका और फिर आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया। मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूँ। अब मेरे दिल में उसके लिए जरा भी लगाव नहीं बचेगा। वैसे भी उसे एक्टिंग करना पसंद है तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। आखिरकार वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो बेहतर है कि हम दोबारा कभी ना मिले। नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा करके जब मैं बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। मैंने एक टैक्सी रोकी और अपने फोन पर फ्लाइट टिकट सर्च करने लगा। हालांकि नाम बदलने की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी, लेकिन अप्रूवल में अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। इसलिए मैंने सीधे अगले महीने की 1 तारीख की मेलबोर्न की फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने स्टडी अब्रॉड एजेंसी को ऑफर एक्सेप्ट करने का मैसेज भेज दिया। वह रात मेरे पिछले 1 महीने की किसी भी रात से ज्यादा सुकून भरी थी। अगली सुबह मैं उठा और ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने सू मेंग्याओ से जुड़ी अपनी सारी चीजें साफ कर दी। उसके दिए हुए गिफ्ट्स, हमारे कपल क्लोथ्स और स्टूडेंट लाइफ के दौरान दिए गए सारे लव लेटर्स मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। मैं अभी इन सब में बिजी ही था कि अचानक एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे आकर रुकी। मैंने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सू मेंग्याओ थी। वो एक आदमी का हाथ पकड़े हुए बड़े क्षण से गाड़ी से उतरी। मुझे देखकर भी उसने नजरें नहीं चुराई। मैं जानता था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मैं उसकी एमनीजिया वाली हालत में की गई हर गलती को माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सू मेंग्याओ ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था। उसने लोगों से मेरा सारा सामान भी विला से बाहर निकलवा दिया था। मुझे लगा था कि मुझे अब सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मेरे पड़ोस वाले मकान मालिक ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा कि वो विदेश जा रहा है और उसने मुझे सबसे कम प्राइस पर अपना घर रेंट पर दे दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह सब भी उसी का रचा हुआ एक ड्रामा था। उसे डर था कि कहीं मैं सच में न चला जाऊं, इसलिए उसने मुझे रोकने के लिए यह तरीका अपनाया था। पिछले 1 महीने में मेरे साथ हुए इस धोखे को याद करके मुझे बस खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज वो कौन सा नया नाटक करने वाली है। मैंने मुड़कर आखिरी बॉक्स उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। तभी वहां से गुजर रही सू मेंग्याओ की नजर उन फेंकी हुई चीजों पर पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। तुमने ये सारी चीजें क्यों फेंक दी? मैं उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन में कहा, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे याद हैं? सू मेंग्याओ को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है। उसने जल्दी से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बदले और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भला पुरानी बातें कैसे याद हो सकती हैं? अब तो मैं सिर्फ लू सिनियन को पसंद करती हूँ। आखिरकार जब नानजो में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। कार एक्सीडेंट? यहाँ तक कि उसकी याददाश्त जाने का नाटक भी एक एक्टिंग है। कौन सा कार एक्सीडेंट? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। ये एक नया चेहरा था। शायद लू सिनिया इन दिनों सू मेंग्याओ का सबसे फेवरेट टाइम पास था, इसीलिए वो उसे इतने शान से यहाँ लाई थी। मैं अब उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। मैंने बस हाँ कहा और मुड़कर विला के अंदर चला गया। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते देख सू मेंग्याओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा था कि किसी और को घर लाते देखकर मैं गुस्सा करूंगा या जेलस फील करूंगा, लेकिन मैं इतना शांत कैसे था? सू मेंग्याओ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने मेरे पीछे आकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और मुझे दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रही। रात 8 बजे अचानक डोरबेल बजी। मैंने अपने हाथ से पैकिंग बैग नीचे रखा और दरवाजा खोलने गया। सामने वही आदमी था जिसे सू मेंग्याओ अभी अपने साथ लाई थी। उसने अपना हाथ उठाकर वेव किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। हेलो, मेरा नाम लू सिनियन है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकने वाला हूँ। चूंकि अब हम पड़ोसी हैं तो क्या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया और मुड़ने ही वाला था कि लू सिनियन ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। उसने जल्दी से वीचैट ओपन किया और खुद को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। मेरे गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसने हंसते हुए फोन वापस कर दिया और बड़े ही हल्के टोन में बोला, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। आखिरकार हमें आगे भी मिलते जुलते रहना है। वैसे क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? जो हमने दिन में खरीदा था वो सब इस्तेमाल हो गए हैं। क्या तुम मुझे कुछ छाते उधार दे सकते हो? मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और फोन वापस लेते वक्त मेरे हाथ हल्के से कांप उठे। नहीं है मेरे पास। लेकिन लू सिनियन हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ मजाक था। हाँ, शायद मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। मेंग्याओ ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो तुम्हारे पास छाता कैसे होगा?
मुझे पता था कि वो जानबूझकर मुझे उकसा रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हैंडल खींचा। तभी लू सीनियर ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जानबूझकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। भैया, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, मैं तो बस थोड़ा सा मसाला मांगने आया था ताकि मैं मैंगियाओ के लिए रात का खाना बना सकूं। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? लू सिनियान की इस अचानक की गई एक्टिंग को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे नहीं पता सु मेंगियाओ कब सीढ़ियों से भागते हुए आई और उसने तुरंत उसे अपने पास सहारा देकर खड़ा कर लिया। उसने मेरी तरफ बड़ी ही ठंडी आंखों से देखा। उसके टोन में लू सिनियान के लिए गहरी चिंता थी। तुम्हारी लू सिनियान से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम बिना किसी बात के इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसके साथ तमीज से पेश आओ। इतना कहकर उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ देखा भी नहीं और उसे पकड़कर सीधे वहां से चली गई। उसकी हर एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी और अनजाने में ही मेरी मुट्ठियां कस गईं। मैं उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए घूरता रहा। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ उठाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आधी रात के समय बेड साइड टेबल पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। नींद से जागते हुए मैंने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर लिया। अगले ही पल स्क्रीन का इंटरफेस बदल गया। हिलते हुए कैमरा लेंस और उन घिनौने सीन्स को देखकर मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मुझे जब ये समझ आया कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद लोग क्या कर रहे हैं तो मैं किसी मूर्ति की तरह सुन्न पड़ गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने कॉल कट कर दी। मेरी नींद से भरी आंखों में अब लाल रंग के खून की लकीरें छा गई थीं। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी का दिन नहीं आया तब तक मैंने खुद को संभाला और बाहर निकला। होटल पहुंचकर शादी शुरू होने से पहले मैंने अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट उसे दे दिया। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, श्यान, मैंने सु मेंगियाओ को भी इनविटेशन कार्ड भेजा था, उसने आने के लिए हाँ भी कर दी है। थोड़ी देर बाद तुम जाकर उसे रिसीव कर लेना। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करना, क्या पता उसे तुम्हारे प्रपोजल का सीन याद आ जाए और उसकी मेमोरी वापस आ जाए। मैं कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर अपना सिर ना में हिला दिया। मेरे चेहरे से गायब होती मुस्कान को देखकर मेरे दोस्त की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? क्या तुम अब और कोशिश नहीं करना चाहते? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सु मेंगियाओ लू सीनियन के साथ दरवाजे पर खड़ी है। मेरे दोस्त ने भी उसी तरफ देखा। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देखकर मेरे दोस्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी आवाज में बहुत थकान थी। रहने दो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा दोस्त मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाया। वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी बेस्ट मैन वहां आ गया। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को समझा बुझाकर स्टेज पर भेजा। हॉल में बज रही वेडिंग मार्च की धुन को सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और मेन हॉल में वापस आ गया। सभी गेस्ट अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सिर्फ सु मेंगियाओ के बगल वाली सीट खाली थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं वहां जाकर बैठ गया। शादी के पूरे फंक्शन के दौरान लू सीनियन लगातार सु मेंगियाओ से चिपका रहा। वो उससे खाना परोसने की जिद कर रहा था और सु मेंगियाओ उसकी हर बात मान रही थी। कभी वो उसके लिए ड्रिंक डालती तो कभी उसका सूप फूंक कर ठंडा करती। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। यहाँ तक कि जब लू सिनियन ने अपनी झूठी मिठाई उसे खिलाई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा खा लिया। उन दोनों को इतने करीब देखकर मैंने अपनी नजरें फेर लीं और स्टेज के सेंटर की तरफ देखने लगा। मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपनी चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। बगल में बैठी मेरे दोस्त की माँ ने मुझे कुछ खाना परोस दिया और ज्यादा खाने के लिए कहा। मैं आंटी की बात को टालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डम्पलिंग उठा लिया। लेकिन तभी बगल में बैठी सु मेंगियाओ ने यह देखा और सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो डम्पलिंग मेरे हाथ से छीन लिया। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये सी फूड की फिलिंग वाला है, तुम्हें इससे एलर्जी है, तुम इसे नहीं खा सकते। जमीन पर गिरकर लुढ़कते हुए डम्पलिंग को देखकर मैंने अपना सिर उठाया और उसे गहराई से देखा। सु मेंगियाओ को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी ही अजीब सी शक्ल बनाते हुए 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दी। घर में काम करने वाली आंटी कभी सी फूड नहीं खरीदती, मैंने उन्हें कई बार बोलते हुए सुना है। इतना कहने के बाद उसने मेरे चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और मुड़कर बैठ गई। लू सिनियन उसके कान के पास आया और पता नहीं उसने क्या कहा कि सु मेंगियाओ ने अपने हाथ का सामान नीचे रख दिया और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कहाँ गए हैं। बोके टॉस की रस्म खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरी सांसें थम गईं। कुछ मिनटों की शांति के बाद सबसे अंदर वाले क्यूबिकल से एक बहुत ही सॉफ्ट मेल आवाज आई। तुम इतनी वाइल्ड कैसे हो सकती हो? शादी में आई हो और ऐसे कपड़े पहनकर, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? इस सवाल के बाद एक हल्की सी हंसी गूंजी। बेशक मुझे पसंद है। मैंने अपना सिर उठाया और ऊपर लगे साइन बोर्ड को देखा। मेरी उंगलियां मेरी हथेली में गहराई तक गिर चुकी थीं। कॉरिडोर में लगातार कदमों की आवाजें आ रही थीं। वॉशरूम में अब फिर से शांति छा गई थी। मैंने आखिरी बार उस बंद दरवाजे वाले क्यूबिकल की तरफ देखा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं और फिर मैं मुड़कर वहां से चला गया। शादी खत्म होने के बाद अपने दोस्त को बाय बोलकर जैसे ही मैं एलिवेटर से नीचे उतरा मुझे सड़क पर वही जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार खड़ी दिखाई दी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और टैक्सी रोकने के लिए आगे बढ़ा। तभी पता नहीं लू सिनियान कहां से आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेंगियाओ को कंपनी में कुछ काम था तो वो पहले चली गई और गाड़ी मेरे लिए छोड़ गई। हम दोनों पास ही रहते हैं तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
मैंने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लू सिनियन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे जबरदस्ती धक्का देकर पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। उसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ी। पूरे रास्ते लू सिनियन ने नॉर्मल बातचीत का बहाना बनाकर मुझे ताना मारना जारी रखा। तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मेंग्याओ अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे सच बताने की कोशिश नहीं की? मैं उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है? मैं भी तो मेंग्याओ के बगल में खड़े होकर प्राउडली उसका फियांस बनना चाहता हूँ। हालांकि अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम भी जानते हो कि उसे मेरी बॉडी कितनी पसंद है। देर सवेर उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुड़कर खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। मुझे अपनी बातों का कोई जवाब न देते देख लू सिनियन गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ और भड़काने वाली बातें कहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे वो वहां है ही नहीं। मेरे इस रवैये से लू सिनियन को बहुत चिढ़ हुई। उसने सामने वाले टर्निंग पॉइंट को देखा और अचानक से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। एक जोरदार झटके के साथ हुए क्रैश की वजह से मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर आगे की तरफ झुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे शीशे के टुकड़े अपने चेहरे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने तुरंत अपने हाथों को अपने चेहरे को बचाने के लिए आगे कर लिया। मेरे हाथ से गहरा लाल खून बहने लगा। मैं गाड़ी के साइड डोर से टकराया और मुझे एक भयानक दर्द महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मेरे कानों में बहुत शोरगुल की आवाज आ रही थी। दोनों पेशेंट्स के हाथों की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ये सर्जरी कर सकता है। जिस पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके विकलांग होने का रिस्क हो सकता है। मिस सू, आप किसे बचाना चाहती हैं? ये सुनकर मैंने खुद को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मेरे गले से दो शब्द निकले, मेरे हाथ मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस गर्म छोटे से हाथ ने जो मेरे बाएं हाथ को पकड़े हुए था, आवाज सुनकर तुरंत मेरी पकड़ छोड़ दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने सू मेंग्याओ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट देखी। उसने अपना हाथ लू सिनियन के कंधे पर रखा और भारी आवाज में बोली, पहले लू सिनियन को बचाओ। मुझे नहीं पता कितना समय और बीत गया। अंधेरे में लगातार डूबते हुए आखिरकार मुझे थोड़ा होश आया। शायद ये एनेस्थीसिया का असर था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सुनाई दे रही थी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मेंग्याओ दीदी, तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, अब तुम इसे कैसे संभालोगी? गु शियान के लिए उसके हाथ उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं और तुमने पहले लू सिनियन को बचाने का फैसला किया। क्या तुम गु शियान को मार डालना चाहती हो? मैं भला शियान को क्यों मारना चाहूंगी? वो तो बस इत्तेफाक था कि वो उस वक्त होश में आ गया। अगर मैं पहले उसे बचाने के लिए मान जाती तो मेरे फेक एमनीशिया का नाटक सबके सामने जाता। बस 20 दिन और बाकी हैं। मैं बस कुछ दिन और मजे करना चाहती थी। मैं शियान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? अगर गु शियान को ऑपरेशन थिएटर ले जाने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसके हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। अगर उसे होश आ गया और उसे सच पता चल गया तो तुम्हारे और उसके बीच कोई चांस नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मेरा हाथ पकड़े हुए इंसान को शायद बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके हाथों में पसीना आ गया था। कुछ मिनटों के बाद उसने मेरे माथे पर एक किस किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस 23 दिन और फिर डॉक्टर कह देंगे कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक लंबी आह के बाद कोई कमरे से बाहर चला गया। दूसरा इंसान अभी भी मेरे हॉस्पिटल बेड के पास बैठा था और धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, शियान, हमारी शादी का दिन बहुत करीब है। मैंने वेडिंग रिंग भी ऑर्डर कर दी है। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आएगी तुम उसे देख पाओगे। जब हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मैं तुम्हें ऑरोरा देखने ले चलूंगी, ठीक है? क्या तुम्हें याद है जब हमारी 3rd एनिवर्सरी थी और तुमने शूटिंग स्टार को देखकर एक विश मांगी थी? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम रहा था और मुझे याद आया कि यह लगातार बड़बड़ाने वाला इंसान कौन था। ये मेरी फियांस सू मेंग्याओ थी। वो मेरी बहुत फिक्र कर रही थी। हर आधे घंटे में वो डॉक्टर को बुलाकर मेरी कंडीशन चेक करवाती। वो बहुत प्यार से मुझे पानी पिलाती और मेरे ब्लैंकेट को ठीक करती। वो एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी, लेकिन जैसे ही मुझे पूरी तरह से होश आया, मुझ पर लुटाया गया उसका सारा प्यार किसी लहर की तरह पीछे हट गया। उसे मुझसे आंखें चुराकर वार्ड से बाहर जाते हुए देखकर मेरी आंखों में एक ताना सा आ गया। मैंने अपना फोन उठाकर टाइम देखा, तब मुझे पता चला कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे मैसेजेस में अभी भी सिर्फ एड्स और फोन बिल के नोटिफिकेशंस थे। मैं बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम बदलने का प्रोसेस जल्दी से पूरा हो जाए। इसके बाद काफी लंबे समय तक सू मेंग्याओ मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन लू सिनियन मुझे हर रोज बहुत सारे मैसेजेस भेजता था, जिनमें वो मुझे भड़काने वाली बातें और अपने रोमांस की फोटोज भेजता था। मैंने उनमें से एक भी मैसेज ओपन तो लाइक करना, अगर होस्ट का तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए